हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। हमने बेसिकली डब्ल्यूबीसी की पैथोलॉजी स्टार्ट की थी और जिसमें हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था बेसिक्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। प्रीवियस लेक्चर था बेसिक्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। आज हम डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक होता है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी के काउंट से रिलेटेड होंगे। या तो काउंट एबनॉर्मली बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा, या काउंट एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो ग्रुप था वो था क्वालिटेटिव, यानी यहाँ पे काउंट तो नॉर्मल है, काउंट का इश्यू नहीं है। यहाँ पे इश्यू क्या है, या तो डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी या फिर उसका फंक्शन। जो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स हैं इनको हम प्रीवियस लेक्चर में जहां हमने बेसिक्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ाया है वहां पे डिस्कस कर लिया है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि जो हमारी न्यूट्रोफिल होती है, आपको पता है इसके पास क्या होते हैं, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर मान लो अगर इसके अंदर जो लोब है वो 3 से कम हो जाए, लेस देन 3 हो जाए, क्या हो जाए, लेस देन 3 हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हाइपोसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर जो लोब है वो 5 से ज्यादा हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो ये कौन से डिसऑर्डर है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हैं इनको हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका एक एग्जांपल हमने दे दिया आपको, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल या फिर हाइपोसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। इस लेक्चर में बेसिकली जो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, जो रिलेटेड है डब्ल्यूबीसी के काउंट से। अब काउंट में क्या हो सकता है, या तो काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज कर रहा है या फिर काउंट एबनॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। आपको पता है कि जो काउंट होता है डब्ल्यूबीसी का, नॉर्मल काउंट क्या होता है, 4 to 11 के, यानी 4 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। ये क्या होता है, नॉर्मल काउंट। अगर ये एबनॉर्मली डिक्रीज कर रहा है यानी लेस देन 4K है, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया। और अगर ये एबनॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 11K, देन वी विल कॉल इट ल्यूकोसाइटोसिस। तो बात समझ में आ गई कि अगर डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है, एबनॉर्मली डिक्रीज कर रही है, तो हम इसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, और एबनॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो हम इसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। एक चीज से कंफ्यूज मत होना, डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, उसको ल्यूकोसाइटोसिस नहीं बोलते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस से आपको लगता है कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, नहीं, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को हम ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस नहीं बोलते। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, एबनॉर्मली इंक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी काउंट, दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कर रही है, तो क्यों इंक्रीज कर रही है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ड्यू टू रिएक्टिव रेस्पॉन्स, और दूसरा हो सकता है कैंसर या फिर मेलिग्नेंसी। यानी कि पहला जो रीजन है वो ये है कि कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है आपकी बॉडी में। अब जहां इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे क्या रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं, और क्या रिलीज होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो बोन मैरो पे जाते हैं, और बोन मैरो में जाके क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो एक तो जो इंक्रीज था वो किसकी वजह से हुआ, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से। साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन, ग्रोथ फैक्टर निकले, वो बोन मैरो पे गए और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो ये हो गया रिएक्टिव रेस्पॉन्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, न्यूप्लास्टिक नेचर और मैलिग्नेंसी। यानी कि बोन मैरो में जो डब्ल्यूबीसी बनाने वाली सेल है, बोन मैरो में जो डब्ल्यूबीसी बनाने वाली जो सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं या फिर प्रीकर्सर सेल्स हैं, उनके अंदर क्या हो गया, मैलिग्नेंसी आ गई। क्या आ गई, मैलिग्नेंसी आ गई, कैंसरस नेचर आ गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, हमने एबनॉर्मली इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोला, ल्यूकोसाइटोसिस बोला। ये दो तरह का हो सकता है, रिएक्टिव रेस्पॉन्स और न्यूप्लास्टिक। जब ल्यूकोसाइटोसिस न्यूप्लास्टिक नेचर का होता है, यानी मैलिग्नेंसी की वजह से होता है, तब हम इसको एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, और उस स्पेसिफिक टर्म को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। क्लियर है इतनी बात आपको, इज इट क्लियर टू यू। हमने क्या बोला कि अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रहा है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। दो रीजन हो सकते हैं, रिएक्शन रेस्पॉन्स, रिएक्टिव रेस्पॉन्स, और या फिर हो सकता है मैलिग्नेंसी या फिर कैंसर। जब कैंसर की वजह से होता है
तो इसको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। तो क्या आपको ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया में डिफरेंस समझ में आ गया? ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक टर्म है फॉर द मेलिग्नेंसी ऑफ द डब्ल्यूबीसी। क्लियर है आपको? अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे? ल्यूकेमिया के टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ल्यूकेमिया के टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। अब टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि हमारा जो डब्ल्यूबीसी है वो बनता कैसे है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा बोन मैरो होता है, क्या होता है? हमारा बोन मैरो होता है, वहां पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स होती हैं ये डिवाइड करके दो ग्रुप बनाती हैं। एक ग्रुप को बोलते हैं कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। ये कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो होती हैं ये डिवाइड करके लिम्फोब्लास्ट बनाती हैं, लिम्फोब्लास्ट बनाती हैं। और ये जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं फिर ये क्या बनाते हैं? आपकी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, ठीक है। इसके अलावा इन लिम्फोसाइट्स के अलावा जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, रेस्ट ऑल ब्लड सेल्स, रेस्ट ऑल ब्लड सेल्स कौन बनाता है? ये बनाता है कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। कौन बनाता है? कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स बनाती हैं। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं, वो डिवाइड करके दो ग्रुप बनाती हैं। पहला ग्रुप है कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरा ग्रुप है कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स डिवाइड करके लिम्फोब्लास्ट बनाता है, फिर वो बनाती हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये जो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये भी डिवाइड करती हैं। ये डिवाइड करके क्या बनाती हैं? एक तो बनाती है माइलोब्लास्ट। क्या बनाती है? माइलोब्लास्ट। और ये माइलोब्लास्ट जब डिवाइड करते हैं तो फिर ये बनाते हैं एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, और साथ ही साथ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। तो क्या आपकी सारी डब्ल्यूबीसी कवर हो गई? देखो बीच में बहुत सारी स्टेजेस और भी होती हैं, बट मैं यहां उतना ही दिखा रहा हूं जितना हमें जरूरी है, ठीक है। तो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स जो थी इन्होंने डिवाइड करके माइलोब्लास्ट बनाया और माइलोब्लास्ट ने डिवाइड करके क्या बनाया? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। और लिम्फोसाइट तो ऊपर बन चुकी हैं। तो यहां आपने अपनी सारी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है। इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अब समझना है टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। क्या समझना है? टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूट ल्यूकेमिया और दूसरा होता है क्रोनिक ल्यूकेमिया। क्या डिफरेंस है एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया में? ध्यान से सुनिएगा। एक्यूट ल्यूकेमिया जो होता है इसमें जो मैलिग्नेंसी अकर होती है वो अकर होती है अर्ली स्टेज में, यानी कि जो आपकी प्रीकर्सर सेल्स हैं, यानी कि या तो जो स्टेम सेल्स हैं या फिर जो प्रीकर्सर सेल्स हैं। दूसरे लफ्जों में कहूं तो मैचुरेशन से पहले, मैचुरेशन से पहले। देखो ये है मैच्योर सेल्स। ये क्या है? मैच्योर। ये मैच्योर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है। ये मैच्योर क्या है? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो ये तो मैच्योर वाली स्टेज है। यहां पे आके ये बन चुकी है ना सारी, तो ये मैच्योर स्टेज है। इससे पहले, इससे पहले अगर मान लीजिए कैंसरस स्टेज आ रही है, मतलब इससे पहले जो सेल्स हैं, जो प्रीकर्सर सेल्स हैं या फिर जो स्टेम सेल्स हैं, इनमें अगर मैलिग्नेंसी हो रही है तो ये एक्यूट ल्यूकेमिया कहलाता है। एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है? मैलिग्नेंट क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स या फिर ब्लास्ट सेल्स। तो इसमें क्या होता है? जो इमेच्योर सेल्स होती हैं, जैसे ये ब्लास्ट सेल है तो इसमें हो जाएगा, जैसे लिम्फोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट है, इनमें होगा। तो लिम्फोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, इनमें अगर मैलिग्नेंसी हो रही है, यानी जो अभी मैच्योर नहीं हुई है, प्रीकर्सर स्टेजेस है, वहां अगर मैलिग्नेंसी हो रही है तो इसको हम एक्यूट ल्यूकेमिया बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ये ब्लास्ट सेल में मैलिग्नेंसी होगी तो ब्लास्ट सेल का काउंट क्या करेगा? बढ़ेगा। तो यहां पे जो ब्लास्ट सेल का जो काउंट देखा गया वो ग्रेटर देन 20% देखा गया। और ये सडन ऑनसेट होता है और यहाँ पे रैपिड प्रोग्रेशन होता है। लिम्फोब्लास्ट और जो माइलोब्लास्ट है ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। तो एक्यूट ल्यूकेमिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। आपको पता है कि जो हमारी प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स थी ये दो ग्रुप बना रही थी ना, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप। तो दोनों ग्रुप में क्या हो सकता है? मैलिग्नेंसी हो सकती है। ऊपर वाले ग्रुप में लिम्फोब्लास्ट में हो सकती है, नीचे वाले ग्रुप में माइलोब्लास्ट में हो सकती है। क्लियर है? तो अगर ऊपर वाले ग्रुप में होती है तो हम इसको बोलते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, और इस नीचे वाले माइलोब्लास्ट वाले में हो रही है तो हम इसको बोलते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इज इट क्लियर टू यू? क्रिस्टल क्लियर टू यू? तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जिसको हम ALL बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो लिम्फोब्लास्ट होती हैं, जो ये लिम्फोब्लास्ट होती हैं, इनके अंदर न्यूरोप्लास्टिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, कैंसरस नेचर देखने को मिलता है, ठीक है।
तो अगर ये बी लिम्फोब्लास्ट में होता है तो हम इसको बोलते हैं BALL, और ये टी लिम्फोब्लास्ट में देखने को मिलता है तो हम इसको बोलते हैं TALL। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है, ये वाली जो सेल है माइलोब्लास्ट, इनके अंदर आपको न्यूप्लास्टिक नेचर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होगा, इन द माइलोब्लास्ट सेल आपको क्या देखने को मिलेगा, मैलिग्नेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्रोनिक वाले पे, क्रोनिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक ल्यूकेमिया में क्या होता है कि आपको जो मैलिग्नेंट क्रोनिक प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है वो रिलेटिवली मैच्योर देखने में मिलता है, मैच्योर सेल्स में, रिलेटिवली मैच्योर सेल्स में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो यहां पे देखने को मिलता है, यानी कि इस स्टेज में देखने को मिलता है, इस स्टेज में जो मैच्योर हो चुकी है, नॉट इन द प्रीकर्सर। ठीक है, तो मैलिग्नेंट क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द रिलेटिवली मैच्योर डिफरेंशिएटेड ल्यूकोसाइट्स जो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं वहां देखने को मिलता है। अच्छा, इस केस में ब्लास्ट सेल तो यूज हो चुकी है, ये जो ब्लास्ट सेल थी ये इनमें दिक्कत नहीं हुई थी, ये यूज हो गई और इन्होंने यूज करके ये मैच्योर वाली सेल्स बना दी, तो यहां पे इनका काउंट कम हो रहता है, यानी ब्लास्ट सेल कम होती है। ब्लास्ट सेल इसलिए कम होती है क्योंकि वो यूज हो चुकी है मैच्योर सेल बनाने के लिए, यहां से तो स्टेज आगे क्रॉस हो चुकी है, यहां पे स्टेज आगे क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, तो ब्लास्ट सेल लेस देन 20 होती है और ये जो प्रोसेस होता है ये ग्रेजुअल होता है या फिर स्लो प्रोग्रेशन होता है। अब ये भी दो टाइप का होगा, एक ऊपर के ग्रुप वाला और एक नीचे के ग्रुप वाला। देखो, जब ये ऊपर के वाले ग्रुप में होता है तो हम इसको बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और जब ये नीचे वाले ग्रुप में होता है तो इसको बोलते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ऊपर वाला ग्रुप क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और नीचे वाला ग्रुप क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की जो ओरिजिन है वो है मैच्योर बी लिम्फोसाइट, यानी कि इस बार जो मैलिग्नेंसी है वो इसमें देखने को मिल रही है, मैच्योर बी लिम्फोसाइट में। आपको याद रखना है ये चीज कि टी लिम्फोसाइट में मैलिग्नेंसी देखने को नहीं मिलती, मैलिग्नेंसी ओनली सीन इन द बी लिम्फोसाइट, नॉट इन टी लिम्फोसाइट, नॉट इन एनके सेल्स। ओके, नेचुरल किलर सेल्स में भी नहीं देखने को मिलता, ओनली बी लिम्फोसाइट में मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है इन द केस ऑफ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में आपको ऐसा लगना चाहिए कि यहां पे जो मैलिग्नेंसी होगी वो इनके अंदर होगी, बट एक्सेप्शनली यहां पे जो मैलिग्नेंसी होती है वो इन सेल्स में होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो म्यूटेशन होता है वो यहीं हो जाता है, म्यूटेशन यहां हो जाता है, बट स्टिल हमको मैच्योर सेल देखने को मिलती है, और वो मैच्योर सेल जो होती हैं वो नियोप्लास्टिक नेचर की होती है। हमने जो एक्यूट वाली स्टेज पढ़ी थी इसमें तो हमें मैच्योर सेल्स देखने को ही नहीं मिलती थी, क्योंकि मैच्योर सेल तक बात पहुंचती नहीं थी, जो प्रीकर्सर सेल्स होती थी वही उन्हीं के अंदर न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी की जाती थी, वो कभी मैच्योर ही नहीं हो पाती थी। बट क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, हमको मैच्योर सेल देखने को मिल रही है, बट यहां पे म्यूटेशन किसमें हो गया है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में हो चुका है, तो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है कि ओरिजिन क्या है, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, तो म्यूटेशन तो यही हो गया है, बट हमको इसमें मैच्योर सेल्स देखने को मिल रही हैं। बट जो मैच्योर सेल्स देखने को मिल रही हैं, जो हमको न्यूट्रोफिल्स देखने को मिल रही हैं, बेसोफिल्स देखने को मिल रही हैं, वो किस नेचर की हैं, नियोप्लास्टिक नेचर की हैं, कैंसरस नेचर की हैं। बात समझ में आ गई। तो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट ल्यूकेमिया एंड द क्रोनिक ल्यूकेमिया। नाउ एक और टर्म है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज ल्यूकेमिया वर्सेस लिम्फोमा। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। देखो, ल्यूकेमिया जो होता है वो होता है ब्लड कैंसर। क्या होता है, ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर है तो कहां होगा, इनसाइड द ब्लड होगा। और जो लिम्फोमा होता है वो होता है लिम्फ नोड का कैंसर। क्या होता है, लिम्फ नोड का कैंसर, तो कहां होगा, इनसाइड द लिम्फ नोड होगा। तो इनका रिलेशन क्या है, देखो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है इसके अंदर मान लीजिए ब्लड सेल्स है, मान लीजिए डब्ल्यूबीसी, क्या है, ये डब्ल्यूबीसी है। अब ये डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्लड से के थ्रू मूव कर रही है, और मूव करते करते ये कहां पहुंच जाती है, लिम्फ नोड में पहुंच जाती है, और लिम्फ नोड में जाके ये सेटल हो जाती है। क्या हो जाती है, लिम्फ नोड में जाके ये सेटल हो जाती है, और यहां पे जाके क्या करती है, ये अपना नंबर बढ़ाती है। तो लिम्फ नोड के अंदर क्या होगा, सेल मास बढ़ेगा। तो हम इसको बोलेंगे इस, अब यहाँ पे जो कैंसर डेवलप हो रहा है वो कहां डेवलप हो रहा है, लिम्फ नोड के अंदर डेवलप हो रहा है, यानी साइट क्या है, लिम्फ नोड। तो अब हम इसको बोल देंगे लिम्फोमा। क्या बोलेंगे, लिम्फोमा। अच्छा, मान लीजिए कि लिम्फ नोड में कैंसर हुआ था, और ये जो सेल्स थी कैंसर वाली, ये यहां से माइग्रेट होके ब्लड के थ्रू कहां पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गई, और ब्लड में अब ये सेल डिवाइड करने लगी। ये डब्ल्यूबीसी जो पहले लिम्फ नोड में थी, अब ये यहां से मान लीजिए ब्लड के थ्रू फ्लो होगी, कहां चली गई,
ब्लड वेजल में चली गई और वहां पे जाके क्या कर रही है, अपना नंबर ग्रो कर रही है। तो अब ये कहाँ हो रहा है, ब्लड वेजल के अंदर हो रहा है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड कैंसर बोलेंगे। तो ल्यूकेमिया, जो आपका जो ल्यूकेमिया था वो लिम्फोमा में कन्वर्ट हो सकता है, और जो आपका लिम्फोमा था वो ल्यूकेमिया में कन्वर्ट हो सकता है। फर्क बस साइट का होता है। अगर ये कैंसर ब्लड में हो रहा है तो हम इसको ल्यूकेमिया बोलेंगे, अगर ये कैंसर लिम्फ नोड में हो रहा है तो इसको लिम्फोमा बोलेंगे। तो ल्यूकेमिया जो होता है वो लिम्फोमा बन जाता है जब डब्ल्यूबीसी, मैलिग्नेंट डब्ल्यूबीसी कहां से, ब्लड वेजल से कहां चली जाएंगी, लिम्फ नोड में चली जाएंगी। और उल्टा भी हो सकता है, एक लिम्फोमा जो है वो ल्यूकेमिया में भी कन्वर्ट हो सकता है जब ब्लड सेल लिम्फ नोड से कहां चली जाएंगी, ब्लड वेजल्स में चली जाएंगी। तो टर्मिनोलॉजी डिपेंड अपॉन द साइट। अगर ब्लड वेजल में है, ब्लड में है तो ल्यूकेमिया, और लिम्फ नोड में है तो लिम्फोमा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या समझा अभी तक कि हमारा जो डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी है, अगर हम उसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में देखें, नंबर के एस्पेक्ट में देखें, तो वो दो तरह का था, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया। इन दोनों को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो गेम है वो है ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया वर्सेस ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ल्यूकोपीनिया हमने बताया था कि एबनॉर्मल डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी इन द सर्कुलेशन। अगर ब्लड सर्कुलेशन में जो डब्ल्यूबीसी है उनका काउंट अगर डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। नॉर्मल काउंट कितना होता है, 4 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। अगर 4000 से कम हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, कहां, ब्लड सर्कुलेशन में, कहां, ब्लड सर्कुलेशन में 4000 से कम हो जाएगा तो हम इस कंडीशन को ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। होता क्यों है, कॉज क्या है, मेन कॉज है ड्रग टॉक्सिसिटी, स्पेशली इन दोज पेशेंट हु आर अंडरगोइंग कीमोथेरेपी। कैंसर, एंटी कैंसरस ड्रग जिसकी चल रही है उसके अंदर ही हमको ज्यादा देखने को मिलता है। या फिर कोई पर्सन है जिसको सीवियर क्रोनिक इन्फेक्शन है, बहुत लंबे टाइम से उसके अंदर इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहां इन्फेक्शन होता है, ये मान लीजिए ब्लड वेजल्स है और यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो ब्लड वेजल्स से ये जो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं या फिर जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, ये डायपीडिया से सो करके कहां चली जाती हैं, इन्फेक्शन वाली साइड पे चली जाती है, वहां पे लड़ाई करने। तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाता है। तो जब सीवियर या क्रोनिक इन्फेक्शन होगा तो लंबे टाइम तक क्या होगा, ब्लड वेजल से निकल निकल के डब्ल्यूबीसी कहां जाएंगी, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वाली साइड पे जाएंगी, और ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। जो हमारी, आपको पता है डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती है, ए ग्रेनुलोसाइट, और सॉरी ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 तरह की होती है, आपको पता है, एसिडोफिल या इजनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनका काउंट देख लेते हैं। नॉर्मली न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो 2000 से 7000 होती हैं, यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसी का 40 to 70% होती है। लिम्फोसाइट 1500 से 4000, 1500 to 4000, एंड इन द परसेंटेज 20% to 40%। देखो मेन यही दोनों होती हैं, कम ज्यादा सब इनका इफेक्ट होता है, मतलब चलती उसकी है ना जो ज्यादा होता है। तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मेनली इन पे ही डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ये दोनों कम हो जाती हैं तो ल्यूकोपीनिया है, ये दोनों बढ़ जाती हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस है। तो मेनली इन पे डिपेंड करता है। बाकी जो प्रेजेंट है वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है। मोनोसाइट 200 से 800, 2 to 8%, इजनोफिल 40, 1 to 6%, एंड बेसोफिल बहुत ही कम, लेस देन 10। ठीक है, पर माइक्रोलीटर की बात हो रही है, एंड परसेंटेज की बात करें तो लेस देन 1%। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो मेनली किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रोफिल पे और लिम्फोसाइट्स पे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। ग्रेनुलोसाइटोपिनिया का क्या मतलब है कि ग्रेनुलोसाइट्स कम हो गई, क्या हो गई, ग्रेनुलोसाइट्स कम हो गई। ग्रेनुलोसाइट्स कम हो गई मतलब कौन कौन, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल कम हो गए। लेकिन ये तो बहुत नेग्लिजिबल थे, एसिडोफिल बेसोफिल तो क्या थे, बहुत नेग्लिजिबल थे। मेन कौन था, न्यूट्रोफिल। तो ग्रेनुलोसाइटोपिनिया बोल दो या फिर न्यूट्रोपिनिया बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि मेन क्या है, न्यूट्रोफिल ही है, ये तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो मार्क्ड रिडक्शन इन द ग्रेनुलोसाइट, मेनली न्यूट्रोफिल्स, इज कॉल्ड एज ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, कॉमनली नोन एज न्यूट्रोपिनिया। अच्छा, न्यूट्रोपिनिया क्या होता है, न्यूट्रोपिनिया इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इन द ब्लड। आपको पता है नॉर्मल न्यूट्रोफिल कितनी होती है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया 2000 से 7000, कितना, 2K to 7K पर माइक्रोलीटर। लेकिन अगर ये 1500 से कम हो जाएंगी तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रोपिनिया। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, वो है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। क्या है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है, जब आपकी न्यूट्रोफिल्स 100 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ये टर्म आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है, ये टर्म आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जब कोई बोलता है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है, ए मतलब नहीं है, ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब ग्रेनुलोसाइट,
कि ग्रेनुलोसाइट है ही नहीं। ठीक है, दूसरा आपको क्या कंफ्यूज कर सकता है, आपको पता है कि हमारी जो डब्ल्यूबीसी थी, हमने बताया था दो तरह की होती हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को हमने क्या बोला था, ल्यूकोसाइटोसिस। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि एग्रेनुलोसाइट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, एग्रेनुलोसाइटोसिस, बट ऐसा नहीं है। एग्रेनुलोसाइटोसिस एक मिसनोमर है, दिमाग में डाल लीजिए, ये एक मिसनोमर है। एग्रेनुलोसाइटोसिस क्या हो सकता है, क्या होता है, रिडक्शन इन न्यूट्रोफिल। जब आपके ब्लड में न्यूट्रोफिल 100 पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए तो इसको एग्रेनुलोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब ये इतनी कम हो जाती है ना, तो हमारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रक्षा करने वाले यही है, प्रोटेक्टर यही है, ये पुलिसमैन कहलाती है हमारी बॉडी की, यही हमको सेव करती है। तो पर्सन बिकम्स प्रोन और वल्नरेबल टू द बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, कॉज की बात करें कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो न्यूट्रोफिल है वो कम हो रही है, न्यूट्रोपीनिया क्यों हो रहा है। तो एक तो ये रीजन हो सकता है कि वो बन कम रही है, दूसरा ये रीजन हो सकता है कि उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दोनों ही एस्पेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला कि फॉर्मेशन ही कम हो रहा है। फॉर्मेशन कब कम होता है, या तो जो आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थी वो सप्रेस हो गई हो, या फिर आपका जो बोन मैरो है उसमें कोई डिसऑर्डर हो गया हो। क्योंकि आपको पता है आपकी जो सारी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, यही तो बनाएगा। इसी में कोई दिक्कत हो गई या बोन मैरो में कोई ट्यूमर या ग्रेनुलोमेटस डिसीज हो गई तो बोन मैरो ही ट्यूमर से ही भर गया है, जगह ही नहीं है, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है, ये दूसरा क्या हो सकता है, जो ग्रेनुलोसाइटिक ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइटिक प्रीकर्सर्स हैं उनके अंदर क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी। आपने कोई ऐसी ड्रग ली, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो रहा है, एग्रेनुलोसाइटोसिस हो रहा है, नहीं बन पा रही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है एग्रेनुलोसाइटोसिस का या न्यूट्रोपीनिया का, ड्रग टॉक्सिसिटी। ये ड्रग की वजह से क्या होता है कि जो आपकी ग्रेनुलोसाइटिक प्रीकर्सर्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं, वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एग्रेनुलोसाइटोसिस इज ड्रग टॉक्सिसिटी। कुछ जेनेटिक डिसीज होती है कंजेनाइटल, जिसमें बचपन से ही बच्चे के अंदर न्यूट्रोफिल का काउंट कम होता है। ऐसी एक बीमारी का नाम है, एक जेनेटिक बीमारी का नाम है कोस्टमान सिंड्रोम। चिल्ड्रंस में, बच्चों में देखने को मिलती है। यहाँ बचपन से ही न्यूट्रोफिल का जो काउंट है वो कम रहता है। ये इनहेरिटेड डिफेक्ट है, जिसमें कुछ जीन में क्या आता है, म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट डिफरेंशिएट नहीं हो पाती। यानी जो आपका माइलॉइड स्टेम सेल्स थी वो एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल में डिफरेंशिएट नहीं हो पाती। ठीक है, तो जेनेटिक डिफेक्ट है कोस्टमान सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, बचपन से ही न्यूट्रोफिल का काउंट कम होता है, इतना याद रखना है आपको। चलो, तो हमने दो चीज बताई थी, न्यूट्रोफिल कम होने के दो कारण थे, या तो बन नहीं रहा है यानी कि फॉर्मेशन नहीं है, या फिर क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। तो अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि एसेलरेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल कब होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, जैसे कि एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, स्प्लेनोमेगली में देखने को मिलता है। इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो ब्लड वेजल्स से निकल निकल के न्यूट्रोफिल कहाँ जा रही है, उस टिश्यू में जा रही है जहां इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है, तो भी ब्लड सर्कुलेशन में काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ठीक है, और वहां पे जाके जो बैक्टीरिया से लड़ाई चल रही होगी तो वहां उनका डेथ हो रहा होगा। ठीक है, तो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन के केस में क्या होता है, काउंट कम देखने को मिलता है। अच्छा, किसी पर्सन को न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा तो उसके सिम्टम क्या होंगे, बुखार आएगा, ठंड लगेगी, चिल होगा, मलेज होगा, वीकनेस एंड फैटिग होगी। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी न्यूट्रोपीनिया के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कम और ज्यादा होगा तो दो लोगों पे ही फर्क पड़ता है, एक तो न्यूट्रोफिल पे और एक लिम्फोसाइट पे। ठीक है, कम होंगे तो ल्यूकोपीनिया, ज्यादा होंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल का इफेक्ट तो देख लिया, अब हम बात करेंगे कि लिम्फोसाइट्स अगर कम हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। तो अगर लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं लिम्फोपीनिया। क्या बोलते हैं, लिम्फोपीनिया। ये लेस कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन हमको न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलता है। और न्यूट्रोपीनिया का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है ड्रग टॉक्सिसिटी। नॉर्मल वैल्यू जो लिम्फोसाइट्स की होती है हमारे ब्लड में वो 1500 से 4000, 1500 टू 4000 पर माइक्रोलीटर होती है। बट इसका मार्क्ड डिक्रीज देखने को मिलता है जब ये 1000 से कम हो जाए, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। कॉज की बात करें तो मेनली जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं डायजॉर्ज सिंड्रोम। ये किस में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। डायजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 22 होता है उस पर कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, उन जीन का डिलीशन हो जाता है। अब इन जीन के डिलीशन होने की वजह से जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें बच्चों में थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पैचेस जो होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से थाइमस का डेवलपमेंट नहीं होता है। थाइमस एक ग्लैंड होती है हमारे अंदर, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए कि थाइमस ही वो साइट होती है जहां पे लिम्फोसाइट क्या करती हैं, मैच्योर करती हैं, प्रोलिफरेशन करती हैं। तो जब थाइमस ही डेवलप नहीं हुआ है तो लिम्फोसाइट भी मैच्योर और प्रोलिफरेट नहीं करेंगी,
और इनको क्या कर दिया जाएगा, हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि ये इमेच्योर है और हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, लिम्फोपीनिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ जाते हैं एंड कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल जो होते हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। अब ये इंक्रीज कॉर्टिसोल क्या कराता है, हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनके अंदर एपोप्टोसिस करा देता है। एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी सेल खुद को ही किल कर लेती है, सुसाइड कर लेती है सेल in the case of immunosuppression, under immunosuppression, and this immunosuppression is caused by the increased concentration of glucocorticoid और cortisol। तो ये भी एक रीजन है लिम्फोपीनिया का। और क्या हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि SLE, वहां भी लिम्फोपीनिया देखने को मिलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, रेडिएशन थेरेपी जहां चलती है कैंसर पेशेंट में, वहां लिम्फोपीनिया देखने को मिलता है। हमारी बॉडी की वो सेल जो रेडियोथेरेपी से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है वो होती है लिम्फोसाइट्स। दे आर मोस्ट रेडियो एक्टिव सेंसिटिव सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब रेडियोथेरेपी होती है तो ये सेल्स एपोप्टोसिस में चली जाती है, प्रोग्राम सेल डेथ में चली जाती है, खुद की सुसाइड कर लेती है, किलिंग कर लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने न्यूट्रोपीनिया और लिम्फोपीनिया दोनों डिस्कस कर लिए। तो ये तो हमारा खत्म हुआ लीकोपीनिया। अब हम बात करें लीकोसाइटोसिस। लीकोसाइटोसिस मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन द WBC काउंट। अच्छा, इंक्रीज हो रही है तो क्या रीजन हो सकते हैं, या तो बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर मैलिग्नेंसी होती है। जब ये मैलिग्नेंसी की वजह से इंक्रीज हो रही है तो एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया जिसको हमने ल्यूकेमिया बोला। ल्यूकेमिया को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी अभी उसके टाइप्स हमने डिस्कस करे हैं, एक्यूट, क्रोनिक, उन सबको भी नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस हमने क्या बताया कि नॉर्मल WBC काउंट तो होता है 4 to 11,000 पर माइक्रोलीटर, बट अगर 11,000 से ज्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस है। क्यों हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ कॉज की बात करें तो पहला क्या है कि बोन मैरो ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। बोन मैरो ने प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाया है क्योंकि या तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है या आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। जब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या निकलते हैं, उस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वाली साइड से क्या निकलते हैं, ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं। ग्रोथ फैक्टर बोन मैरो पे जाते हैं, बोन मैरो पे जाके इंक्रीज प्रोडक्शन कराते हैं WBC का। ठीक है, या फिर कैंसरस स्टेज हो सकती है, पैरानियोप्लास्टिक या फिर माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म, जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कैंसरस स्टेजेस हैं जिनके अंदर क्या होता है, WBC का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि हमारा जो बोन मैरो होता है वो कुछ WBC को स्टोर करके रखता है इमरजेंसी टाइम के लिए, वैसे ही जैसे मम्मी पैसा जमा करके रखती हैं इमरजेंसी टाइम के लिए, और जब जरूरत पड़ता है तो दे देता है। तो अगर आपकी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो जरूरत के हिसाब से हमारा जो बोन मैरो है जिसने WBC स्टोर कर रखी थी वो एकदम से निकाल देता है ब्लड में, और जब वो ब्लड में निकाल देता है तो आपको देखेगा कि ब्लड में जो WBC का काउंट है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड इन मार्जिनेशन। डिक्रीज्ड इन मार्जिनेशन की वजह से क्या होता है, आपके जो WBC का जो काउंट है वो ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाता है। कैसे, क्या मतलब इसका, ये आपकी ब्लड वेजल है, ये आपकी ब्लड वेजल की वॉल है। इस वॉल पे जो आपकी WBC होती है वो स्टिक कर जाती हैं, स्टिक करके प्लेक बना देती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनेशन। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कैटिकोलामाइंस, ठीक है, इनका लेवल जब बढ़ता है तो ये जो मार्जिनेशन है, ये जो यहां से स्टिक चुपकी हुई है, ये यहां से हटने लग जाती है, और जब ये यहां से हट जाएंगी तो फिर ये सर्कुलेशन में आ जाएंगी, और सर्कुलेशन में आ जाएगी तो फिर WBC का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो जब डिक्रीज्ड मार्जिनेशन हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और कैटिकोलामाइंस, तो उस केस में क्या होता है कि जो स्टिकी ल्यूकोसाइट्स होती हैं एंडोथेलियम वॉल से, वो वहां से रिड्यूस होकर सर्कुलेशन में आ जाती हैं और आपको WBC का काउंट इंक्रीज देखने को मिलता है। दूसरा, डिक्रीज इन द एक्स्ट्रावेजेशन इन द टिश्यू। अब इसमें इसका क्या मतलब होता है, देखो हमारी जो ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है, इनमें क्या होती हैं, WBC होती हैं, और WBC के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डाइपीडियासिस। क्या बोलते हैं, डाइपीडियासिस। ये सो करके वो इस ब्लड वेजल से बाहर चली जाती हैं, कहां, टिश्यू में। तो अगर आप इसको जाने से रोक दोगे, क्या कर दोगे, रोक दोगे, तो फिर क्या होने रहेंगी, ये ब्लड वेजल में ही रहेंगी, और ब्लड वेजल में ही रहेंगी तो इनका काउंट ब्लड वेजल में बढ़ जाएगा, यानी इनका काउंट सर्कुलेशन में बढ़ जाएगा। ऐसा कब देखने को मिलता है, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर कॉर्टिसोल का अमाउंट बढ़ जाता है। जब कॉर्टिसोल का अमाउंट बढ़ जाता है तो ये बाहर नहीं जाती हैं, ये WBC ब्लड वेजल्स में रहती हैं, और आपका WBC का काउंट ब्लड वेजल्स में या सर्कुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन द एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ द टिश्यू। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करें कि टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। तो टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस क्या होंगे, आपको पता है आपकी जो WBC है वो दो तरह की है, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट तीन तरह की हैं, एक है न्यूट्रोफिल, एक है एसिडोफिल, एक है बेसोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट दो तरह की हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, यही तो है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट।
तो ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5 तरह का आपका कितना हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। न्यूट्रोफिल बढ़ रही है तो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, इजनोफिल बढ़ रही है तो इजनोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, जिसको हम इजनोफिलिया भी बोलते हैं। बेसोफिल इंक्रीज कर रही है तो बेसोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटोसिस। ये 5 टाइप है। ठीक है, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप जब सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं ना पेशेंट की, आपको देखने को मिलता है कि डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है, न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है, बेसोफिल बढ़ रहा है। मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे कंडीशन की, कौन सी कंडीशन में क्या बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आप सीबीसी रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उस पर बेशक स्पेशल ध्यान दीजिएगा। तो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस मतलब वो कंडीशंस जिसमें आपको सीबीसी रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल्स बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। तो अगर किसी पर्सन के अंदर एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, मोस्ट कॉमन रीजन है, अगर किसी पर्सन के अंदर एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या सेप्सिस है, उस केस में न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ेगा। या फिर कहीं इंजरी लगी है, अभी थोड़ी टाइम पहले इंजरी लगी है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, टिश्यू इंजरी है, या फिर कहीं टिश्यू की नेक्रोसिस हुई है बॉडी में बर्न के बाद, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, या कोई और तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में भी न्यूट्रोफिल बढ़ी मिलेंगी। सेकंड रीजन, इंक्रीज इन द कैटेकोलामाइंस एंड इंक्रीज इन द कॉर्टिसोल। आपको पता है कि जो कॉर्टिसोल का अगर इंक्रीज होता है तो वो क्या करता था, अभी ऊपर बताया था, डिक्रीज कर देता था एक्स्ट्रावेशन। अगर मान लो कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, जैसा कि कुशिंग सिंड्रोम में बढ़ता है, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रावेजेशन कम कर देगा न्यूट्रोफिल का, यानी बाहर नहीं जा पाएंगी, ब्लड वेजल्स में ही जमा रहेंगी, इसलिए सर्कुलेशन में उनका काउंट बढ़ जाएगा। और कैटेकोलामाइंस क्या करते थे, मार्जिनेशन रिड्यूस कर देते थे, तो मार्जिनेशन रिड्यूस कर देंगे तो वो सर्कुलेशन में आ जाएंगी, काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल का जो काउंट है वो कब इंक्रीज करता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, टिश्यू नेक्रोसिस में, और जब आपकी बॉडी के अंदर कैटेकोलामाइंस और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इजनोफिल कब बढ़ती है, इजनोफिल बढ़ती है एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा और हे फीवर, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया है, मान लीजिए किसी भी न्यूमेटॉड वगैरह का, कोई ड्रग रिएक्शन हो गया है, मेलिग्नेंसी जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमास, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि पेम्फिगस, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, इन केसेस में क्या होता है, इजनोफिल का काउंट बढ़ा हुआ मिलता है। कुछ वस्कुलाइटिस, वस्कुलाइटिस मतलब ब्लड वेजल का इन्फेक्शन, एथेरोएम्बोलिक डिसीज, एथेरोएम्बोलिक डिसीज का मतलब होता है ये ब्लड वेजल है, इसमें क्या पड़ा था, फैट का प्लेग चुका हुआ था, फैट का प्लेग चुका हुआ था, ये यहां से हट गया और अब एम्बुलेंस की तरह काम कर रहा है, यानी कि ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर रहा है। उस कंडीशन में भी क्या होता है, इजनोफिल का लेवल बढ़ता है, बट फॉर द ट्रांजिट टाइम। ओके, तो ये तो हमने पढ़ा कि इजनोफिल कब बढ़ेंगी, एलर्जी में, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, ड्रग टॉक्सिसिटी में, मेलिग्नेंसी में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में और वेस्कुलाइटिस में, यानी ब्लड वेजल इन्फेक्शन में। ओके, नाउ बेसोफिल का बढ़ती हुई मिलेंगी। बेसोफिल का जो इंक्रीजमेंट होता है वो रेयर होता है, बट अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्मा है, यानी कैंसर को इंडिकेट करता है। ओके, और या फिर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में आपको देखने को मिलता है, या फिर पॉलीसाइथेमिया वेरा में इसका इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। ओके, ये जो जितने भी हैं सीएमएल, माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्मा, ये सब हम नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने भी तरह के ब्लड कैंसर हैं, जितने भी तरह की ल्यूकेमिया है। ठीक है, तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर्स में बेसोफिल का काउंट इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मोनोसाइट्स कब देखने को मिलती है ज्यादा, मोनोसाइटोसिस कब होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मलेरिया में या फिर किसी इंसान को क्रोनिक इन्फेक्शन है जैसे टीबी है, या फिर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एसएलई, रिकेट्सिया है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उस केस में क्या आपको देखने को मिलता है, मोनोसाइटोसिस देखने को मिलता है, मोनोसाइट्स का काउंट इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लिम्फोसाइटोसिस, यानी लिम्फोसाइट्स का काउंट ज्यादा है। लिम्फोसाइट्स का काउंट यूजुअली हमने देखा है कि इसकी चोली दामन का साथ होता है मोनोसाइटोसिस के साथ, कि जहां मोनोसाइटोसिस ज्यादा होंगी वहां पे लिम्फोसाइटोसिस भी देखने को मिलेगा, यानी कि क्रोनिक इन्फेक्शन में हमको मोनोसाइटोसिस देखने को मिलता है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन में हमको लिम्फोसाइटोसिस भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज एसोसिएटेड विद द मोनोसाइटोसिस इन मैनी डिसऑर्डर जैसे कि क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे कि टीबी। साथ ही साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी पर्सन को वायरल इन्फेक्शन है, क्या है, वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि हेपेटाइटिस ए, साइटोमेगालोवायरस या एपेस्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइटिस देखने को मिलेगी। एंड अनदर वन, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस इन्फेक्शन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। So this was all about the leukocytosis and leukopenia. वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।